Hello students, today we are going to do another chapter which is an essay by George Bernard Shaw. तो इस essay का नाम है Spoken English, Broken English. ये जो essay है it is written by George Bernard Shaw. George Bernard Shaw was born on 26 July 1856 and he died on 2nd November 1950. ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट. आयरिश यानी आयरलैंड के लेखक थे ये. क्रिटिक भी थे. एंड ही वॉज अ पॉलेमिसिस्ट. पॉलेमिसिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ टूल्स एंड मैकेनिक्स, ऐसा व्यक्ति जिसे मशीनों में इंटरेस्ट हो. एंड ही वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. बॉर्न इन डबलिन, ही मूव टू लंदन इन 1876. तो आयरलैंड में पैदा हुए, बाद में लंदन चले गए, where he struggled financially while developing his writing and engaging in social politics. He became a prominent member of the Fabian Society. देखिए स्टूडेंट्स, 1884 में जॉर्ज बर्नर्ड शॉ और उनके 3 और साथियों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई. ये 3 लोग थे, सिडनी वेब, बीट्रिस वेब एंड जॉन वॉलेस. ये लोग क्या कर रहे थे? ये समाज में रिफॉर्म लाना चाहते थे, सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे. धीरे धीरे थ्रू सम काइंड ऑफ लेजिस्लेशन, बिल्स पास करवा कर पार्लियामेंट में, उसके थ्रू समाज में बदलाव लाना चाह रहे थे. सो ही बिकेम अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द फेबियन सोसाइटी, एडवोकेटिंग फॉर सोशल रिफॉर्म थ्रू ग्रेजुअल चेंज रेदर देन रेवोल्यूशन. Shaw gained fame for his sharp wit, distinctive voice and social critic, producing over 60 plays. तो इनका काम देखिए बहुत ज़्यादा है, 60 प्लेज है, प्रोलिफिक राइटर है और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे. नोटेबल वर्क्स इंक्लूड पिग्मैलियन, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा एंड सेंट जॉन. पीजी के स्टूडेंट्स जो है पिग्मैलियन भी पढ़ते हैं और कई जो यूनिवर्सिटीज़ में सेंट जॉन भी पढ़ाया जाता है. His plays often challenge social conventions and address issues such as class, education and religion. अब जो हमारे शॉ है उन्हें एक नहीं 2 पुरस्कार मिले हैं. एक तो है नोबेल प्राइज़ इन 1925 एंड ऑल्सो द अकेडमी अवार्ड इन 1939. किसके लिए? उनका जो प्ले है पिग्मैलियन, उस पर मूवी भी बनी है और ये साहित्य भी है. तो दोनों ही श्रेणियों में इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो मिला है, मेकिंग हिम द ओनली पर्सन टू हैव वन बोथ अ नोबेल एंड एन ऑस्कर. Shaw remained a prolific writer and controversial public intellectual until his death at the age of 94. अब करते हैं हम ये ऐसे. तो इस ऐसे में क्या बात कह रहा है? स्पोकन इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश. तो कहते हैं जो स्पोकन इंग्लिश है उसको लेकर जो फॉरेन स्पीकर है, फॉरेन स्पीकर यानी ऐसे लोग जो इंग्लैंड के नहीं हैं, अमेरिका के नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, वो बड़े कॉन्शियस रहते हैं दैट दे नीड टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. लेकिन राइटर कहता है करेक्ट इंग्लिश जैसा तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि खुद इंग्लैंड के लोग भी ठीक ढंग से इंग्लिश बोलते नहीं हैं और वो एज ए राइटर भी बहुत मेहनत करता है टू स्पीक करेक्टली. और अपने घर में ही इज़ वेरी रिलैक्स्ड व्हेन ही टॉक टू हिज वाइफ. ही डजंट यूज़ करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस. बस कुछ शब्द बोल देता है जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाए. सो लेट्स बिगिन. I am now going to suppose that you are a foreign student of the English language and that you desire to speak it well enough to be understood when you travel to the British Commonwealth or in America or when you meet a native of those country. तो कहता है कि जब आप ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ जो है, ऐसे कॉमनवेल्थ का मतलब ब्रिटेन के अंदर आने वाले जितने भी उपनिवेश हैं, अगर ऐसी जगह जाते हो, अमेरिका जाते हो या आप इंग्लैंड के ही किसी व्यक्ति से मिलते हो, तो आप पूरी कोशिश करते हो कि यू डिज़ायर टू स्पीक वेल इन इंग्लिश. और इट मे बी दैट यू आर योर सेल्फ ए नेटिव ऑफ दैट बट यू स्पीक इन ए प्रोविंशियल और कॉकनी डायलेक्ट. या अगर आप खुद इंग्लैंड के हो तो आप अपनी क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करते हो जिसके बारे में यू फील अ लिटिल ashamed and which perhaps prevents you from obtaining some employment is open to those only who speak what is called a correct English. तो अगर आप वहाँ के नेटिव व्यक्ति भी हैं और आप अपनी क्षेत्रीय इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं जिसके बारे में आप यू फील अ लिटिल ashamed, और ये वो भाषा है जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अगर हो तो आपको ऐसी नौकरियाँ मिल सकती हैं जो
हु कैन स्पीक व्हाट इज़ कॉल्ड करेक्ट इंग्लिश, जो है करेक्ट इंग्लिश बोलने वाले लोगों को मिलती है। नाउ वेदर यू आर ए फॉरेनर और ए नेटिव, चाहे आप बाहर के व्यक्ति हो, चाहे आप यहाँ खुद यहीं इंग्लैंड के व्यक्ति हो जिनका डायलेक्ट कैसा है, कॉकनी या प्रोविंशियल डायलेक्ट है, द फर्स्ट थिंग आई मस्ट इम्प्रेस ऑन यू इज़ दैट देर इज़ नो सच थिंग एज आइडियली करेक्ट इंग्लिश। नो टू ब्रिटिश सब्जेक्ट स्पीक एग्जैक्टली अलाइक। तो ब्रिटेन के खुद के दो लोग भी एकदम एक जैसी अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। एंड आई एम ए मेंबर ऑफ ए कमिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। देखिए दोस्तों, आप इसे जानते हैं, बीबीसी के नाम से फेमस है। तो बीबीसी क्या कर रही है, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ रही है जहाँ पे व्यक्तियों जो भी अगर भाषा सीखना चाहे तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स उसको प्रमोट करती हैं, जिस कमिटी के ये मेंबर हैं हमारे राइटर भी। तो फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग हाउ द अटरेंसेज ऑफ स्पीकर एम्प्लॉयड बाय द कॉरपोरेशन शुड बी प्रोनाउंस्ड इन ऑर्डर दैट दे शुड बी ए मॉडल ऑफ करेक्ट स्पीच। तो इनके अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे क्या जब वो बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि दे आर द मॉडल ऑफ करेक्ट स्पीच फॉर द ब्रिटिश आइलैंड। All the members of that committee are educated person whose speech would pass as correct and refined in any society or any employment in London. Our chairman is a poet laureate who is not only an artist whose materials are the sound of spoken English but a specialist in their pronunciation. तो इनके खुद के चेयरमैन जो कि एक पोएट लॉरिएट भी हैं, वो भी अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं ताकि लोग सीख सके what is the correct pronunciation. One of our members is Sir John Forbes Robertson, famous not only as an actor but for the beauty of his speech. तो ये एक एक्टर हैं जो अपनी भाषा के लिए जाने जाते हैं, खूबसूरत भाषा के लिए. And I was selected for service on the committee because as a writer of plays I am accustomed to superintend. सुपरिंटेंड का मतलब है कि दूसरों का सुपरविजन करना, ठीक है. तो एक लेखक होने के नाते मैं इन सभी का क्या करता था, सुपरविजन किया करता था. Superintend their rehearsal and to listen critically to the way in which they are spoken by actors who are by profession trained speakers. Why he was a kind of a supervisor? Because being myself a public speaker for long experience. तो हमारा ये जो लेखक है ये अपने काम को पब्लिक में नरेट करते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं, जो इन्होंने लिखा है उसे वो पब्लिक में सुनाते हैं. तो when they speak correct English. So that committee knows as much as anyone knows about English language, English speech, and yet its members do not agree as to the pronunciation of some of the simplest and commonest word in the English language. लेकिन वो कहता है कि जैसे इनके चेयरमैन हैं, जो एक्टर हैं और भी कई मेंबर हैं, कई बार किसी छोटे से शब्द के प्रोनाउंसिएशन पर भी आपस में उनमें बहस हो जाती है कि what is the correct pronunciation. So they don't agree on one thing. The two simplest and commonest word in any language are yes and no. इस पर भी उनका विवाद रहता है. बट नो टू मेंबर ऑफ द कमिटी प्रोनाउंस देम एग्जैक्टली अलाइक. लेकिन कोई भी दो व्यक्ति इसे एक जैसा, ऐसा नहीं है कि जो मेंबर्स हैं वो सभी एक तरह से उसे प्रोनाउंस करें. सबका अपना अपना जो क्षेत्रीय जो उनका प्रभाव है वो आता है. ऑल दैट कैन बी सेड इज दैट एवरी मेंबर प्रोनाउंसेस देम इन सच अ वे दैट दे वुड नॉट ओनली बी इंटेलिजिबल इन एवरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बट वुड स्टैम्प द स्पीकर एज ए कल्टिवेटेड पर्सन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इग्नोरेंट एंड इलिटरेट वन. यू विल से, वेल, that is good enough for me. That is how I desire to speak. But which member of the committee will you take for your model? तो कहता है कि आपको लगेगा कि जब ये yes या no या भाषा को बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं. लेकिन क्योंकि ये मेंबर्स खुद अलग अलग जगहों से हैं, जैसे कोई जो मेंबर है वो आयरलैंड का है तो द मेंबर इज़ आयरिश, सम आर स्कॉटिश, वो स्कॉटलैंड से हैं, कुछ वेल्स से हैं, दे वेलिश मेंबर्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड लोग हैं, कुछ अमेरिकन मेंबर्स हैं. तो इन सभी के भाषा को बोलने के में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है. तो अब आपके लिए कौन सा फिर सबसे सूटेबल रहेगा? सो ऑल रिकग्निजेबल एज सच बाय देयर डिफरेंस ऑफ स्पीच. तो सभी में आपको अंतर महसूस होगा. दे डिफर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द कंट्री इन विच दे वर बॉर्न. नाउ एज दे ऑल स्पीक डिफरेंटली इट इज़ ए नॉनसेंस टू से दैट दे ऑल स्पीक करेक्टली. तो ये कहना भी ठीक नहीं रहेगा कि सब सही बोल रहे हैं. ऑल वी कैन क्लेम इज़ दैट दे ऑल स्पीक प्रेजेंटेबली. हम सब सिर्फ यही कह सकते हैं कि सब बढ़िया बोल रहे हैं, सब करेक्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. एंड दैट इफ़ यू स्पीक एज दे डू यू विल बी अंडरस्टूड बाय एनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. तो वो इतना बढ़िया बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में उन्हें बढ़िया से समझा जा सकता है. एंड एक्सेप्टेड एज ए पर्सन ऑफ गुड सोशल स्टैंडिंग.
सोशल स्टैंडिंग का मतलब है वो समाज के उच्च वर्ग से आते हैं. आई विश आई कुड ऑफर यू योर चॉइस अमंग देम एज ए मॉडल, बट फॉर अ मोमेंट आई एम अफ्रेड यू मस्ट पुट अप विद मी एन आयरिश मैन. तो कहता है मैं जो है आपको ऑफ़र देता हूँ कि आप इनमें से किसी को चुन लें, लेकिन अभी तो क्योंकि मैं खुद एक आयरलैंड का व्यक्ति हूँ तो मैं आपको अपनी ही चॉइस दे सकता हूँ. Now the writer says, I have said enough to you, but the fact that no two native speaker of English speaks it alike, but perhaps you are clever enough to ask me whether I myself speak it in the same way. तो लेखक कहता है कि अगर आप होशियार बच्चे होंगे तो मुझसे भी एक प्रश्न करेंगे, क्या मैं करेक्ट इंग्लिश बोलता हूँ? तो लेखक कहता है नहीं, ऐसा नहीं है. I must confess at once that I do not. Nobody does. कि कोई नहीं करता है. I am at present speaking to an audience of many thousands of gramophonists, many of whom are trying hard to follow words syllable by syllable. देखिए, भाषा को सीखने के लिए आपको फोनेटिक्स सीखनी पड़ती है, जहाँ पे आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ता है. सीखने के लिए सुनना पड़ता है. इसलिए उस ज़माने में, जिस समय हमारा राइटर लिख रहा है, तो रिकॉर्ड्स प्ले किए जाते थे. जैसे करेक्ट इंग्लिश बोलते हुए जो सेंटेंसेस हैं या जो उन्हें वो बार बार सुना करते थे. सुनने की वजह से एक एक वर्ड पे अपना फोकस रखते थे ताकि वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सीख सके. इफ़ आई वर टू स्पीक टू यू एज केयरलेसली एज आई स्पीक टू माई वाइफ एट होम, दिस रिकॉर्ड वुड बी यूजलेस. तो कहता है जैसा मैं घर पे अपनी पत्नी से बात करता हूँ तो आपको आश्चर्य होगा कि ये रिकॉर्ड तो बेकार है, क्योंकि मैं तो ठीक से बोल ही नहीं रहा हूँ. बिकॉज इफ़ आई वर टू स्पीक टू माई वाइफ एट होम एज केयरलेसली as I am speaking to you, she would think that I was going. If I were to speak to you as carelessly I speak to my wife at home, this record would be useless. तो कहते हैं मैं जितनी बेपरवाही से अपनी पत्नी से बात करता हूँ, तो मैंने ये जो रिकॉर्ड बना रखे हैं दूसरों के सीखने के लिए कि भाषा को करेक्ट कैसे प्रोनाउंस किया जाए, तो ये तो बेकार हो गए हैं. और अगर मैं मेरी पत्नी से बहुत केयरफुली बात करूँ, जैसा कि मैं इन ग्रामोफोन्स में मैंने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है, तो वो क्या समझेगी? शी वुड थिंक दैट आई वॉज गोइंग मैड. एज अ पब्लिक स्पीकर आई हैव टू टेक केयर दैट एवरी वर्ड आई से इज हर्ड डिस्टिंक्टली एट द फार एंड ऑफ द लार्ज हॉल्स कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. तो क्या हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं बड़े बड़े हॉल्स में, और मैं जब बोलता हूँ माइक पे तो एक एक शब्द उन्हें साफ सुनाई देना चाहिए. But at home, when I have to consider only my wife sitting within the 6 feet of me at the breakfast, I take so little pain with my speech that very often, instead of giving me the expected answer, she says, "Don't mumble and don't turn your hand away when you speak. I can't hear a word you are saying." तो जब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो मैं ढंग से नहीं बोलता हूँ. मैं जस्ट जो है छोटे मोटे शब्द जो है, और वो भी कैसे, बिल्कुल लो वॉइस में, ऐसा लगता है मैं बड़बड़ा रहा हूँ. तो जब मेरी पत्नी को मेरी बात कहीं समझ नहीं आती है तो वो मुझे डांटते हुए कहती है कि ये क्या बड़बड़ा रहे हो और अपना सर उधर क्यों घुमा रखा है, और मैं तुम्हारा एक शब्द भी समझ नहीं पा रही हूँ. एंड शी ऑल्सो इज़ ए केयरलेस, लिटिल केयरलेस, कि वो भी केयरलेस है इस मामले में. कई बार मुझे बार बार कहना पड़ता है क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने, क्योंकि मैं भी उसे समझ नहीं पाता हूँ. And she suspects me of growing deafer and deafer, though she does not say so, because as I am now over 70, it might be true. और जब मैं बार बार उससे पूछता हूँ क्या 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 कहा तुमने, तो पत्नी को लगता है मैं धीरे धीरे बहरा होता जा रहा हूँ. 70 का हो भी चुका हूँ, हो सकता है ये बात सच हो. No doubt I want to speak to my wife as carelessly as I should speak to a queen, and she to me as carefully as she would speak to the king. We ought to, but we don't. तो होना तो क्या चाहिए कि हमें एक दूसरे से जब बात करते हैं तो इतना ध्यान से बात करना चाहिए जैसे मानो मैं किसी रानी से बात कर रहा हूँ और वो किसी राजा से, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हम दोनों ही बड़े केयरलेस हैं. डोंट बाय द वे इज़ द शॉर्ट ऑफ डू नॉट. तो जनरली क्या करते हैं लोग, कम्युनिकेशन करते वक्त शब्दों को मिला देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं. वी ऑल हैव कंपनी मैनर्स एंड होम मैनर्स. तो हम अपने काम की जगह पे हमारा अलग व्यवहार रहता है बातचीत का, घर पे बातचीत का व्यवहार अलग रहता है. सो इफ़ यू वर टू कॉल ऑन अ स्ट्रेंज फैमिली एंड टू लिसन थ्रू द की होल, not that I would suggest for a moment that you are capable of doing such a very unladylike and ungentlemanly like thing, but still, if your enthusiasm for studying languages, you could bring yourself to do it just for a few seconds to hear how a family speak to one another
when there is nobody else listening to them, and then walk into the room and hear how very differently they speak in your presence. The change would surprise you. Even when our home manners are as good as our company manners, and of course they ought to be much. तो इसमें क्या कहना चाह रहा है राइटर? वो कह रहा है कि मैं आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहूँगा कि आप लोगों के दरवाज़ों पे कान लगाकर उन्हें घर में बात करता हुआ सुने, और उसके बाद, हालांकि ये जो है मैं जो बात कह रहा हूँ ये इल मैनर्ड बात है, पर जब आप उन्हें उनके घर में जाएं तब उनसे बात करें तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि वो आपस में किस तरह से बात करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कितना पॉलिश तरीके से वो बात करते हैं. They are always different, and the difference is greater in speech than in anything else. Suppose I forgot to wind my watch. तो जो हाथ की घड़ी है, मानो उसमें आपने चाबी ना भरी हो और वो रुक जाए. I have to ask somebody to tell me the time. If I ask a stranger, I say what o'clock it is. तो और मैं किसी अजनबी से पूछूं कि क्या समय हो गया है. The stranger hears every syllable distinctly. But if I ask my wife, all she hears is clockst. लेकिन अगर मैं अपनी पत्नी से बात करूँगा तो उसे सिर्फ एक ही साउंड सुनाई देगा, और वो क्या है? क्लॉक्स्ट. और वो समझ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ. उस एक शब्द मात्र से ही इशारा समझ जाएगी. दैट इज़ गुड इनफ फॉर हर. उसके लिए इतना ही बहुत है कि अगर मैंने कहा घड़ी तो वो तुरंत समय बता देगी. But it would not be good enough for you, so I am speaking to you now much more carefully than I speak to her, but please don't tell her. तो आप मेरी पत्नी को मत बताइएगा कि मैं आप लोगों से ज़्यादा ध्यान से बात करता हूँ बजाय उसके. I am now going to address myself especially to my foreign hearers. I have to give them another warning of quite a different kind. If you are learning English because you intend to travel in England and wish to be understood there. तो कहता है मैं अपने श्रोताओं से, जो विदेशी श्रोता हैं, विदेशी जो भाषा को सीखना चाहते हैं और कभी इंग्लैंड आना चाहते हैं, और कभी जब वो इंग्लैंड आए तो वो उनकी इच्छा क्या है? दे विश टू बी अंडरस्टूड. डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश परफेक्टली. उनके लिए मेरी एक ही सलाह है कि इंग्लिश को ज़्यादा परफेक्टली बोलने की आवश्यकता नहीं है. वाई? बिकॉज इफ़ यू डू, नो वन विल अंडरस्टैंड यू. क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई आपको समझ ही नहीं पाएगा यहाँ पे. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट दो देर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश, देर इज़ प्रेजेंटेबल इंग्लिश विच वी कॉल गुड इंग्लिश. तो परफेक्ट इंग्लिश तो नहीं है, गुड इंग्लिश ज़रूर है. बट इन लंडन 999 out of every 1,000 people not only speak bad English but speak even that very badly. कि 1000 में से 999 लोग तो आपको बुरी अंग्रेज़ी बोलते हुए सुनाई देंगे आपको यहाँ पे, और जो 1% बचे हैं वो भी उसे ठीक से नहीं उस पर ठीक से उनका कमांड नहीं है. You may say that even if you do not speak English well themselves, they can at least understand it when it is well spoken. हालांकि वो बोल तो नहीं सकते हैं बढ़िया इंग्लिश, लेकिन वो समझ लेते हैं. They can when the speaker is English, but when the speaker is a foreigner, the better he speaks, the harder it is to understand him. No foreigner can ever stress the syllable and make the voice rise and fall in question and answer. वो कहते हैं कि अगर कोई बढ़िया इंग्लिश इंग्लैंड का व्यक्ति बोलता है तब तो उसे वो समझ पाते हैं, लेकिन अगर कोई फॉरेन स्पीकर आके बढ़िया इंग्लिश बोलता है तो वो वैसा नहीं बोल सकता जैसे नेटिव स्पीकर बोलते हैं. क्योंकि जब कोई नेटिव स्पीकर बोलेगा तो वो बोलते वक्त क्या क्या ध्यान रखेगा, स्ट्रेस कहाँ लगाना है, ठीक है. सो दे कैन व्हेन द स्पीकर इज़ इंग्लिश, बट व्हेन द स्पीकर इज़ ए फॉरेनर, द बेटर ही स्पीक्स द हार्डर इट इज़ टू अंडरस्टैंड. नो फॉरेनर कैन एवर स्ट्रेस द सिलेबल, make the voice rise and fall in question and answer, assertion and denial, and refusal and consent, in inquiry or information, exactly as the natives do. देखिए कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे कि किसी एक भाषा में किसी एक शब्द से बहुत सारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है कई कई भाषाओं में. सो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और ये सिर्फ वहाँ का नेटिव व्यक्ति ही समझ पाता है. देयरफॉर द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू स्पीक विद ए स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट. कि आपको अपना भारतीय एक्सेंट या चाइनीज़ एक्सेंट नहीं लाना है, बल्कि एक फ़ॉरेन एक्सेंट जो हमारे यहाँ का जो एक्सेंट है उसको आपको यूज़ करना चाहिए. फिर चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलें. अब इससे क्या होगा, क्योंकि आप जब टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे तो यहाँ के लोगों को तुरंत समझ आ जाती है. देयरफॉर द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू स्पीक विद अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट एंड स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, दैट इज़ इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर.
then every English person to whom you speak will at once know that you are a foreigner. क्योंकि जब आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे तो लोगों को लगेगा अरे ये तो बाहर से आया व्यक्ति है, ये कुछ बोलना चाह रहा है ना, और हम समझ पा रहे हैं. And try to understand you and be ready to help you. He will not expect you to be polite and to use elaborate grammatical phrases. He will be interested in you. वो आप में इंटरेस्ट लेगा. You are a foreigner and pleased by his cleverness in making out your meaning. और वो अपने आप को बड़ा होशियार समझेगा कि अरे वाह, मैं तो समझ गया कि अभी क्या कहना चाह रहा था. And being able to tell you what you want to know. और वो आपको सब बता देगा जो आपको जानना है. If you say, will you have goodness, sir, to direct me to the railway terminus of Charing Cross, pronouncing all the vowels and consonants beautifully, he will not understand you and he will suspect you of being a beggar or a confidence trickster. और अगर आपने ढंग से कुछ बोल लिए सेंटेंसेस तो वो आपको या तो भिखारी समझेंगे या कोई चालाक व्यक्ति. लेकिन अगर आप इफ़ यू शाउट, लेकिन आप ज़ोर से चिल्ला के सिर्फ कुछ शब्द ही कहें, प्लीज़ चारिंग्स क्रॉस, विच वे, यू विल हैव नो डिफिकल्टी. हाफ अ डजन पीपल विल इमीडिएटली ओवरवेलम यू विद देयर डायरेक्शन. तो अगर आपने सिर्फ कुछ शब्द ही अटर किए तो तुरंत लोग आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे. आधा दर्जन से लोग आपको तुरंत जो है मदद देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि आप भाषा को नहीं जानते हैं. इवन इन प्राइवेट इंटरकोर्स विद कल्टिवेटेड पीपल यू मस्ट नॉट स्पीक टू वेल. तो प्राइवेट बातचीत में भी अगर आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपके सामने हैं तो वहाँ पर भी आप बढ़िया इंग्लिश मत बोलिए. अप्लाई दिस टू योर अटेम्प्ट्स टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस एंड नेवर ट्राई टू स्पीक देम टू वेल. एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू ट्रैवल. यात्रा करने से कभी ना डरें. ये ना सोचें कि इंग्लैंड तभी जाएंगे जब अंग्रेज़ी सीख लेंगे. बट विल यू बी सरप्राइज टू फाइंड हाउ लिटिल यू नीड टू नो एंड हाउ बैडली यू मे प्रोनाउंस. इवन अमंग इंग्लिश पीपल टू स्पीक टू वेल इज़ ए पेडेंटिक अफेक्टेशन. तो कहते हैं यहाँ के भी लोग जो यहाँ के नेटिव स्पीकर्स हैं, जब वो बहुत ही बढ़िया अंग्रेज़ी बोलते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि देखो कैसा दिखावा कर रहा है. सो इन ए फॉरेनर इट इज़ समथिंग वर्स. और अगर आप विदेशी हैं तो आपको और भी बुरा माना जाएगा. देन एन अफेक्टेशन, इट इज़ एन इंसल्ट टू द नेटिव. क्योंकि वो व्यक्ति एक तरह से इसे इंसल्ट की तरह लेगा, क्योंकि वो उतना बढ़िया नहीं बोल पा रहा है नेटिव स्पीकर जितना कि आप एक फॉरेनर होके करोगे. सो that is all I can tell you, and the record will hold no more. Goodbye. With this we come to the end of the essay. Thank you, students. Please like and subscribe my video. Thank you.